नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और हमारा फोकस आज यहां पर एथेनॉल पे है। काफ़ी सारी मिथ्स हैं इसके आसपास और काफ़ी सारे इश्यूज भी हैं। पिछले एक हफ्ते की अगर बात की जाए या 10 दिन की बात की जाए तो सरकार की तरफ से हमने यहाँ पर काफ़ी सारे पॉजिटिव्स आते हुए देखे हैं इन सेंस ऑफ अनाउंसमेंट्स। अगर हम सक्सेसफुल E20 की बात करें जो कि स्केड्यूल से काफ़ी पहले था, साथ ही साथ लेकिन अब बाजार को क्या करने की ज़रूरत है वो ये है कि नेविगेट करना पड़ेगा उनको डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच। साथ ही साथ जो स्ट्रक्चरल ओवर कैपेसिटी हमने मार्केट्स में आते हुए देखी है उसके ऊपर भी नज़र रहेगी। और एल निनो का साल है, ऑलरेडी हम यहाँ पर 35% डेफिशिएंसी में है मॉनसून को लेकर, तो इसका असर यहाँ पर केन पर और बाकी फूड आइटम्स पे कैसा होगा, किस तरह का देन इन दैट सेंस हम डिप्लॉयमेंट आता हुआ देखेंगे इन सब का एथेनॉल की तरफ से और इंडस्ट्री इसे कैसे देखती है, इस सब पर होगी आज चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस्मा के दीपक बलानी, AIDA के प्रेसिडेंट, हमारे साथ है देवेंद्र जी और साथ ही साथ हमारे साथ हैं ट्रूऑल्ट के ओनर विजय निरानी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। जिस तरह के नंबर्स के साथ हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, हम जानते हैं कि डिमांड सप्लाई मिसमैच है, ओवर कैपेसिटी है यहाँ पर और कंजम्पशन ऑलमोस्ट आधी है। लेकिन इससे भी बड़ा है कि यहाँ पर कंसर्न है वो ये है कि कंज्यूमर को यहाँ पर किस तरह का नैरेटिव अब यहाँ पर सेट किया जाना चाहिए, इस पर आज यहाँ पर होगी चर्चा। लेकिन विजय नारायण जी, पहले आपसे बात कर लेते हैं। और रिसेंटली आप क्लियरली सेलिब्रेट भी कर रहे हैं 150 करोड़ फाइनेंशियल असिस्टेंस जो यहाँ पर PM जीवन योजना के तहत पे आई है। आपका जो प्रपोज सस्टेनेबल एविएशन प्रोग्राम है, यहाँ पर क्या डिटेल्स हैं, क्या कुछ अचीव करने की एक्सपेक्टेशन है और एग्जैक्टली SAF का जो प्रोग्रेस है इंडियन मार्केट्स में उसे कैसे देखते हैं? जी थैंक यू सो मच। आप हमें मौका दिया आपके शो में आने के लिए। SAF एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो ओवर कैपेसिटी इथेनॉल की है या फ्यूल शॉर्टेज है एविएशन फ्यूल टर्बाइन का, या ETF का जो प्राइस अभी बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ द मिडल ईस्टर्न क्राइसिस। ये सबको सॉल्व करने के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। जब हम प्लानिंग स्टेज पे थे 1.5-2 साल पहले, तब ETF का प्राइस ऑलमोस्ट 100-110 रुपये पर लीटर था और हमारा एक्सपेक्टेशन SAF का ऑलमोस्ट 200 रुपये पर लीटर हुआ करता था। बट आज के दिन में कन्वेंशनल ETF का प्राइस ही लगभग 225 से 250 रुपये का हो चुका है। तो SAF इज प्रूविंग टू बी मच चीपर। तो अपॉर्चुनिटी हमें इथेनॉल इंडस्ट्री के लिए SAF इज अ बिग अपॉर्चुनिटी और हम बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि अभी जो उसको फोकस मिलना चाहिए था, एटलीस्ट अब जाके उसको मिल रहा है फोकस। वेल एब्सोल्युटली, अपॉर्चुनिटीज काफ़ी सारी हैं, सरकार की तरफ से काफ़ी मेजर्स भी हैं और जैसे हमने देखा है ऑफिशियल इन फाइनेंशियल असिस्टेंस भी यहाँ पर आती हुई नजर आई है। लेकिन ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन एक चीज़ है जिसके बारे में भी आज यहाँ पर हम चर्चा करना चाहते हैं। तो विजय जी, आपसे ही पहला सवाल इसके ऊपर भी है। आप CBG में एथेनॉल पे SAF पे आपने ये भी कहा है एक इंटरेक्शन में कि आप डिस्पेंसिंग स्टेशंस भी यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर खोलेंगे, तो क्या प्लान है आने वाले 3 सालों का ट्रूऑल्ट में? जी बिल्कुल। ट्रूऑल्ट इज अ डेडिकेटेड बायोफ्यूल्स प्लेटफॉर्म। हम शुरुआत की हमारी इथेनॉल से और फिलहाल में इथेनॉल में हमारा 5 प्लांट्स ऑपरेशनल है जो 2000 किलोलीटर्स पर डे की कैपेसिटी ऑलरेडी बन चुकी है। और अभी आगे जाके हमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को बढ़ाना है क्योंकि अभी ओवर सप्लाई का जो सिचुएशन है उसको सॉल्व करके आगे बढ़ने से हमारा इथेनॉल बिजनेसेस प्रोग्रेस होगा। सेकेंड वर्टिकल हमारा कंप्रेस्ड बायोगैस का है और यहाँ पर भी हम वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज टू सेटअप CBG प्लांट्स थे और 2021 में हमारा फर्स्ट CBG प्लांट कमीशन हुआ। अभी हम और 24 CBG प्लांट्स लगाने की प्लान्स में है और आउट ऑफ 24 हमारा 11 प्लांट्स ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। 6 प्लांट्स विद गेल कंस्ट्रक्शन अभी शुरू होने वाले हैं और 3 विद सुमिटोमो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है जो जॉइंट वेंचर के साथ है। तो सेकेंड वर्टिकल CBG में 1 प्लांट ऑलरेडी इन ऑपरेशन है, 11 प्लांट्स अंडर कंस्ट्रक्शन और लगभग और 11 प्लांट्स हमारा एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन इन द नेक्स्ट 8 to 10 मंथ्स है। अगले 2 साल के अंदर हमारे 24 CBG प्लांट्स का टारगेट है। और एविएशन फ्यूल बिजनेस में मैम अपना टारगेट ये रहा है कि FY28 के मिड FY28 तक हमारा प्लांट कंस्ट्रक्ट हो जाना चाहिए, कमीशन हो जाना चाहिए और FY29 से रेवेन्यूज हमें देखने को मिलना चाहिए। और ये जो PM जीवन योजना का जो कैपिटल इंसेंटिव मिला है उससे हमें और एनकरेजमेंट और मोटिवेशन मिला है टू फास्ट ट्रैक द प्रोग्रेस एविएशन फ्यूल में। और फोर्थ वर्टिकल फ्यूल रिटेल का लगभग हमारा एक 7 आउटलेट्स ऑपरेशनल है। अभी टारगेट ये है कि कम से कम 100 आउटलेट्स हम फ्लेक्स फ्यूल का ऑपरेशनलाइज कर दे जहाँ पेट्रोल और डीजल भी मिले
कंज्यूमर्स को, वो वी आर टेकिंग इट अ लिटिल स्लो, क्योंकि मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस प्राइस सेंसिटिविटी भी बढ़ चुका है। ऑलराइट, इससे पहले कि मैं मूव ऑन करूं विजय जी, ये सवाल आपसे ही पूछ लेती हूं कि जैसे आपने कहा कि FY29 में ये सारा का सारा आपको रिटर्न्स देना शुरू करेगा, आपकी जिस तरह की इन्वेस्टमेंट्स है और जिस तरह से सरकार की तरफ से हमने नीतियां आते हुए देखी हैं बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ऑन ग्राउंड कन्वर्जन इसका होने में अभी भी समय है। आप कहेंगे एक नियर टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेस इस वजह से ओवरऑल इंडस्ट्री में है? जी मैम, बिल्कुल। आई थिंक, और वो एक पीरियोडिक गैप ही है मेरे हिसाब से। और मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रहा हूँ बायोफ्यूल्स के सेक्टर पे। और क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट ही 2025 तक का था टू ब्लेंड 20% इथेनॉल, हमें अभी 2025 के आगे का जो प्लान है, रोड मैप है, वो बना नहीं है। और अभी हम पिछले 3 से 4 महीने में देख रहे हैं, कम से कम 6 डिफरेंट नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, वो E22 से E85 का हो, या E85 का डिफरेंशियल प्राइसिंग हो, या एक्साइज ड्यूटी एग्जाम्पशन का हो, या एविएशन फ्यूल का ब्लेंडिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स वाला नोटिफिकेशन हो, और व्हीकल लॉन्च हो रहे फ्लेक्स फ्यूल वाले। सो ऑल दीज आर गिविंग अस अ गुड साइन कि आगे जाके इथेनॉल इंडस्ट्री के साथ साथ बायोफ्यूल इंडस्ट्री फ्लरिश करे, और देश का जो डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्टेड क्रूड है वो कम हो। ओह एब्सोल्युटली। दीपक जी, ये सवाल आपसे है। सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट में मैंने ये भी पढ़ा कि 5,000 E85 पंप्स बाय 2027 का वहाँ पर एक प्लान है। ऑफ कोर्स प्राइस डिफरेंशियल वहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फ्लेक्स फ्यूल अडॉप्शन काफ़ी लो है। तो आप कहेंगे ऑन ग्राउंड एक बड़ा मिसमैच वहाँ पर भी है? नमस्कार मनीषा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत अच्छा रिस्ट्रक्चरल रिफॉर्म है जो लगभग 2 साल से हम लोग सरकार से डिमांड कर रहे थे। E85 फ्यूल एट अ डिफरेंशियल कॉस्ट लॉन्च हो गया और मारुति और हीरो ने पहली गाड़ियां लॉन्च की हैं। बट अभी और भी OEM से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपनी गाड़ियां लॉन्च करेंगे। बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि ये अच्छा रिफॉर्म है, आगे जाके ये बढ़ेगा, लेकिन जिस हिसाब से हमको कंजम्पशन चाहिए, दिस विल नॉट गिव ए ह्यूज जंप इन द कंजम्पशन। इसका ग्रेजुअल इंक्रीज ही होगा। तो अभी 5,000 पंप का है नेक्स्ट ईयर एंड तक। हम सरकार से चाहेंगे कि इस टारगेट को और भी बढ़ाया जाए, और अगर 15 से 20,000 पॉइंट्स, 15 से 20,000 के लगभग पंप्स बन जाएं, तो उसके लिए एक अच्छा होगा कि एटलीस्ट जो इंक्रीज होगा वो सब्सटैंशियल होगा, और दैट विल बी रियली बेनिफिशियल। इसके साथ हमने सरकार से ये भी बोला है कि E100 का, क्योंकि ब्राजील में E100 हाइड्रस चलता है, जिससे कि डायरेक्ट डिस्पेंसिंग हो सकती है मिल से। तो लगभग अगर आज हमारे यहाँ 500 लगभग मिल हैं, अगर ये 10 भी डिस्पेंसिंग पंप लगाते हैं तो लगभग 5,000 मिल रूरल एरियाज में मिल्स लगा सकती हैं। इसमें डायरेक्ट रूरल प्रॉस्पेरिटी और रूरल गाँवों को काफी फायदा होगा, जहाँ 100% डिस्पेंसिंग हो सकता है इथेनॉल का। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, क्योंकि डिस्टिलरी से हमें इथेनॉल डिपो में भेजना पड़ता है, डिपो में ब्लेंड होके वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसमें कई जगह ट्रांसपोर्टेशन भी है और डीजल खर्च होता है, बिकॉज टैंकर्स में और डीजल डलते हैं। तो एनवायरमेंट के लिहाज से भी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम E100 को भी अलाउ करें। उससे कहीं ना कहीं हमें लगेगा कि कंजम्पशन भी बढ़ेगा और ओवरऑल इकोनॉमी को भी काफी फायदा होगा। एब्सोल्युटली। और दीपक जी, जैसे आपने वो पॉइंट रेज किया कि एथेनॉल ट्रांसपोर्ट करने के लिए पेट्रोल का यूजेज हो रहा है, वो ऑफ कोर्स काफी समय से वो कॉन्वर्सेशन भी यहाँ पर जारी है। विजेंद्र जी, ये सवाल आपसे है। E85 और 100 के बारे में तो दीपक जी ने यहाँ पर बात की, लेकिन E22, 25, 27 जहाँ पर एक स्टैंडर्डाइजेशन आ चुका है, आपको क्या लगता है उसको इम्प्लीमेंट करने का क्या टाइमलाइन है? मनीषा नमस्कार, थैंक यू वेरी मच हमें बुलाने के लिए। देखिए, E20, E22, E25, 30 का जो अलाइनमेंट है वो होना बाकी है, क्योंकि गाड़ियां उसके लिए सूटेबल अभी नहीं है और गाड़ी को मॉडिफाई करना पड़ेगा उसको अचीव करने के लिए। सब हम देख रहे हैं कि 85, E100 का अच्छा रास्ता है, फ्लेक्स व्हीकल आने चाहिए और इसमें 80% काम हो चुका है। E85 आ चुका है, E100 आना चाहिए। E100 का आ जाए, E100 का प्राइसिंग आ जाए, उसके बाद पॉलिसी अपने तरफ में कंप्लीट हो जाएगी और उसमें जो एक पॉइंट रह जाएगा खाली प्राइसिंग ऑफ इथेनॉल का। प्राइस कैसे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, इथेनॉल प्राइस। तो 2 ही मुद्दे रह जाएंगे इसके बाद में, उनको पूरा करना चाहिए। इसके बाद में इकोनॉमिकल जो ड्राइव है वो अपनी चीजों को ड्राइव करेगा, मॉडल जिसमें जिसको अच्छा लगेगा वो अच्छा करेगा, जिसको पेट्रोल अच्छा लगेगा पेट्रोल यूज करेगा, अच्छा इथेनॉल अच्छा करेगा इथेनॉल यूज करेगा। तो हमारा उसमें कहना कम हो जाएगा, कमर्शियल डिसीजन होने शुरू हो जाएंगे। सो गाड़ी तो विजेंद्र जी, आप लेगा, इसकी E20 लेगा, E20 गाड़ी लेगा,
तो वो सारा ऑप्शन कस्टमर को मिल जाएगा और ये सारी इकोनॉमी जो है, जो इकोसिस्टम है इथेनॉल का, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। विजेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि E85 एंड 100 इंप्लीमेंट करना आसान है, E22 और 27 से ज्यादा? करेक्ट, या यू गॉट करेक्ट, ये मैं बोल रहा हूं। अब जो मेरा इस शो का मुद्दा है, मेजर चीज़ है, उसके लिए आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों में और जब से हमने ये नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से आते हुए देखे हैं, शुगर इंडस्ट्री ऑफ कोर्स इसे चाहने लगी है। हमने शुगर स्टॉक्स यहाँ पे रन अप करते हुए देखे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ जो हम E20 में भी देखते रहे हैं वो है कंज्यूमर रिएक्शन। काफ़ी सारी कंसर्न्स रही, चिंताएं रही, फूड को लेकर, वाटर गजलर क्रॉप है केन, इस चीज़ को भी लेकर, और अब तो जिस तरह के मीम्स हैं यहाँ पर कि चींटियाँ लग रही हैं और गन्ना चला जाएगा और चावल नहीं मिलेगा खाने के लिए, तो ऑफ कोर्स काफी सारी चीजें वहां पर हैं। दीपक जी, ये सवाल पहले आपसे है, आपको लगता है कि सबसे बड़ा और प्रायोरिटी पॉइंट एज ऑफ नाउ ये है कि कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस में लेना है, उनकी सारी की सारी मिथ्स, कंसर्न्स, प्रॉब्लम्स यहां पर दूर करना है? बिल्कुल, देखिए, जहां तक सोशल मीडिया का सवाल है, उसमें लगभग इतना मिस इन्फॉर्मेशन और फाइट दैट, एक बिल्कुल लोगों को गुमराह करने का कैंपेन चल रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें सरकार से मिलकर सारे स्टेक होल्डर्स को कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ाने की बात होनी चाहिए, जिसमें कि इकोनॉमिक फायदा क्या है इथेनॉल का, स्ट्रेटेजिक बेनिफिट हमारे देश के लिए क्या है, इन्वायरमेंटल फायदा क्या है। देखिए, इथेनॉल एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल नहीं है, इट इज अ डोमेस्टिक एनर्जी सोल्यूशन, जो कि हमारे किसानों को फायदा देता है, जो हमारी एमिशन रिड्यूस करता है, जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अच्छा है। और जिस हिसाब से आज कंज्यूमर्स को, आज सिटीजन्स को सब पता है कि भाई हम कितना इंपोर्ट कर रहे थे, हमें उन्हें बताना चाहिए कि इस वजह से इतना इंपोर्ट कम हो रहा है और आपकी निर्भरता दूसरे देश पे नहीं रहेगी। तो मुझे लगता है इसको बड़ी स्ट्रेटेजिक तरह से सबको इकट्ठा आके हमें कंज्यूमर में अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये तो सोशल मीडिया है, कई लोगों को कोई कुछ काम नहीं है और बड़ा मिसलीडिंग और फैक्चुअली एब्सोल्युटली इनकरेक्ट ट्वीट्स मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल आश्चर्य की बात है, लेकिन हमें, क्योंकि ये एक कोई भी अच्छी चीज आती है तो उसके साथ कई लोग उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, तो एक नॉर्मल फिनोमेना है। बट हमें लगता है कि पॉजिटिव नैरेटिव कंटिन्यू होना चाहिए और ये जो पूरी पॉलिसी है और जो पूरा नैरेटिव है, ये बिल्कुल पॉजिटिव है, ये देश के लिए अच्छा है, ये हमारे किसानों के लिए अच्छा है और कंज्यूमर्स के लिए भी अच्छा है। तो कहीं ना कहीं एक ग्रेटर पब्लिक अवेयरनेस इस अचीवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे भी जब इथेनॉल की ब्लेंडिंग बढ़े तो ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाई जाए। आई थिंक वी विल हैव टू वर्क टुगेदर ऑन दिस। ओह एब्सोल्युटली, और वर्क बहुत हार्ड करना पड़ेगा। और विजेंद्र जी, ये सवाल आपसे है उसी चीज को लेकर, जो 52 लाख टन्स FCI का राइस यहाँ पर एलोकेट हुआ है ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज के लिए, उसके ऊपर भी फूड वर्सेस फ्यूल, और ये सिर्फ कंज्यूमर्स और आम आदमियों की बात नहीं है, ये इकोनॉमिस्ट, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि ये नहीं किया जाना चाहिए, इसमें हिडन वाटर फुटप्रिंट भी है। तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको सिर्फ यहाँ पर मेन कंज्यूमर या फिर वो बेसिक सोशल मीडिया को ही कन्विंस नहीं करना पड़ेगा, आपको इन लॉट ऑफ सेंस एग्री इकोनॉमिस्ट से भी बात करनी होगी। मैनेजर, देखिए, ऐसा है कि जो हम इथेनॉल के लिए ले रहे हैं, कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, राइस ले रहे हैं, कॉर्न ले रहे हैं, चीनी ले रहे हैं, सब एक्स्ट्रा ले रहे हैं हम लोग। कोई भी चीज ऐसी नहीं ले रहे जो खाने के काम आ रही है उसको हम नहीं हम लेंगे उसको। जो भी चीज फालतू होगी, इसका कोई डिस्पोजल नहीं है आज की डेट में, उसको हम लेते हैं, उसको कन्वर्ट करके इथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे शुगर का देखिए, शुगर अगर एक्सपोर्ट सरप्लस होती है तो एक्सपोर्ट करनी पड़ती है, एक्सपोर्ट की वायबिलिटी नहीं आ रही है। ऐसे ही मक्का आप ले रहे, जो फूड से बच जाती है मक्का, वही लेते हैं हम लोग उसको कन्वर्ट करने के लिए। सिमिलर राइस भी ऐसा है कि सरकार के पास राइस एक्स्ट्रा हो रहा है, उसको कैरी करने की कॉस्ट है, उसको डिटोरेशन हो रहा है, इसलिए वो गवर्नमेंट वो राइस डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो ऐसा नहीं, कोई भी चीज हम फूड के कॉम्प्रोमाइज करके नहीं कन्वर्ट करें इथेनॉल में। एक छोटे से ब्रेक का समय है, लेकिन आप तीनों से गुजारिश है हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं ये डेविल एडवोकेट वाला काम ब्रेक के बाद भी करने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल हैं। इवन एज हम आपसे बात कर रहे हैं, मेरे को सोशल मीडिया पे यहाँ पर सवाल आ रहे हैं, इसमें से ही कुछ सवाल लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आपसे है, और जो अभी अभी सवाल आया है वही यहाँ पर ले रहे हैं। एक ट्विटर पे किसी ने भेजा है कि मोस्ट पेट्रोल पंप्स पे अब ये कहा जा रहा है, और ये एक पिक्चर है पेट्रोल पंप का साथ में दिया हुआ, जो नोटिस उन्होंने लगाया हुआ है कि अपने टैंक्स यहाँ पर क्लीन रखें, क्योंकि 15 to 20% यहाँ पर ब्लेंडिंग जारी है। ऑफ कोर्स उसके बाद काफ़ी सारे इसके ऊपर कमेंट्स भी आने लगे हैं, लेकिन एक कंसर्न है यहाँ पर मार्केट्स में, एज आई कीप सेइंग बार बार यहाँ पर, कि कंज्यूमर्स को समझाना, उन्हें अवेयर करना, और बहुत सारे लोगों को शायद ये बात नहीं समझ में आ रही है, कंसर्न ज़्यादा हैं, और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर प्ले करता है। क्या कहेंगे आप उन्हें? जी बिल्कुल, एक्चुअली एटलीस्ट मुझे तो बहुत सारे मीम्स दिन में आते हैं और करता हूँ।
आई एम श्योर आप तीनों सारे को बहुत सारे मीम्स आते होंगे। और इतनी क्रिएटिव मीम्स है, वो देख के मजा आता है एंड हाउ क्रिएटिव पीपल कैन एक्चुअली बी। और जाहिर सी बात है, व्हेनेवर समथिंग बिग हैपेंस वी आर ट्राई, हम लगभग 1 लाख करोड़ की बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, जो केवल 5 साल में क्रिएट हो चुकी है। और आगे जाके 1 लाख करोड़ की बिजनेस हम कम से कम 2 लाख करोड़ की कराने की हम डिस्कशन में लगे हुए। और जब देश में अगर 2 लाख करोड़ की बचत हो रही है इंपोर्ट से, और एक 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी क्रिएट हो रही है, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फार्मर को बेनिफिट हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, बाइंग पावर क्रिएट हो रहा है, तो देर विल बी अ लॉट ऑफ अनसीन हैंड्स जो इसको होने ना दे। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अलोंग विद ऑल आवर एसोसिएशंस, जो आइडा और इस्मा बहुत ही खूब तरीके से कर रहे हैं, बट अभी हम सबको इंडस्ट्री की तरफ से भी अब काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करने हैं सोशल मीडिया पे और मीडिया पे, क्योंकि ये एक साइंटिफिक एक्सरसाइज है जो 40 साल से ब्राज़ील में, यूएस में चले हुए आ रही है। और जितना भी पानी यहाँ पे राइस के लिए हो या शुगर केन के लिए हो, हम इथेनॉल के लिए राइस नहीं उगा रहे। हमारे पास चावल ऑलरेडी बहुत एक्सेस है और हम फार्मर से बहुत महंगा चावल खरीद रहे हैं। इसके वजह से उसको डाइवर्ट करा जा रहा है इथेनॉल के लिए। सो दैट डिफरेंशिएशन पीपल नीड टू हैव। ऑल्सो हमारा शुगर केन प्रोडक्शन बहुत एक्सेस है, जिससे लगभग 15 से 20 करोड़ लोग का रोजी रोटी चलता है। तो ऑल दीज आर बिग इम्पैक्ट जो एक इकोनॉमी को डेवलप कर रही है, बिल्ड कर रही है। आई थिंक इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम जहां हमें ये मीम्स को एंजॉय कर लेनी चाहिए, और इसमें कोई भी सीरियसनेस नहीं है। कंज्यूमर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सीएम को और सारे इंडस्ट्री बॉडीज को, हम सबको मिलकर जो करना है। जी हाँ, एक और सवाल है, और विजेंद्र जी आपसे ले लेती हूँ। किसी ने लिखा है कि ये एल निनो का साल है, एमएसपी लगातार बढ़ता रहेगा, जो सारी की सारी फसलें यहाँ पर एथेनॉल में यूज होती हैं, तो इनपुट कॉस्ट भी बढ़ेगी, और ये कब तक एफिशिएंट रहेगा? देखिए, एफिशिएंट तो तब तक रहेगा जब तक कि इसके प्राइसिंग जो मिल रहे हैं मैन्युफैक्चरर को, उसकी वायबिलिटी आती रहेगी। मुझे लगता है कि ये इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है, होने लग रहा है अभी, तो थोड़ा ऊपर नीचे होएगा, लेकिन एज वी हैव बीन सेइंग, हम बोलते रहे हैं कि रूरल इकोनॉमी को एडवांटेज करता है, सर्कुलर को एडवांटेज करता है, देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है। इसको उसी सिलसिले में देखना चाहिए और बढ़ाते रहना चाहिए। देखिए, प्राइस ऊपर भी नीचे भी होंगे, प्रोडक्शन कम भी होगा, ज्यादा भी होगा। हमें क्या करना है कि जो भी हमारे पास चीनी, कॉर्न और राइस ज्यादा है, उसको ले जाकर के इथेनॉल में कन्वर्ट करना है और अपना इंपोर्ट रोकना है। और जैसे कि हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि इथेनॉल अच्छा फ्यूल है, जो कार्बन एमिशन कम करता है, पॉल्यूशन कम करता है, रूरल इकोनॉमी बढ़ाता है, और इसका इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। थोड़ी इसमें तकलीफें होती हैं, शुरू में सबको आती है, लगेगी, नई चीज आती है, सबको कुछ क्वेश्चन आते हैं दिमाग में, लेकिन सब घबराना नहीं चाहिए। ये सब चीजें धीरे धीरे बन जाएंगी। लाइक टैंक क्लीनिंग है, सिंपल सा मैसेज है, सबको टैंक साफ करना चाहिए। अगर आपका टैंक गंदा हो रहा है, आप 10 साल से गाड़ी चला रहे हैं, टैंक साफ नहीं कर रहे, साफ करना चाहिए। वो सिंपल एक प्रिकॉशन है जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी बोल रही है कि भाई आप टैंक साफ करिए, तो वो कोई बड़ी बात नहीं। उसको छोटी चीजों को लेकर के हम घबराएं ना, परेशान ना होए। ये पार्ट ऑफ पैकेज है, इसमें ये चलने वाला है, और ये सब क्योंकि सबके लिए अच्छा है, तो ये चलेगा। मिस्टर बलानी, एक और मैसेज है, इवन एज वी आर क्लोजिंग द शो, ये आपसे ले लेते हैं। बीच में हमारी बात हुई, आप में से किसी ने ये भी कहा कि एक्स्ट्रा फसल हम यहाँ पर ले रहे हैं और किसानों के लिए यहाँ पर ये बेहतरीन भी है, लेकिन अगर हम चीनी की बात करें या मेज़ की बात करें, या अगेन द फैक्ट बीइंग कि ये एल निनो साल है, शायद हमारे पास सरप्लस राइस यहाँ पर ना भी रहे आकर, और मेज़ के प्राइसेस में ऑफकोर्स हमने बहुत उठापतल आते हुए देखी है जब से ये एथेनॉल का पार्ट बना है। कैसे देखते हैं आप ये सारे के सारे रॉ मटेरियल्स, और क्या ये मान के चलें कि आगे जाकर इनपुट कॉस्ट इतनी ही वॉलेटाइल रहेंगी और आगे जाकर शायद बढ़ती रहेंगी? आफ्टर ऑल हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, एमएसपी बढ़ता जा रहा है। देखिए मनीषा जी, हर साल अलग अलग फीड स्टॉक अलग अलग क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल देंगे, ये तो एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। और अगर आप सारे फीड स्टॉक को देख लें तो आज हमारी कैपेसिटी लगभग 2000 करोड़ लीटर की है, जो कि हम दे भी सकते हैं। किसी साल शुगर केन ज्यादा होगा तो किसी साल मेज ज्यादा होगा, तभी सरकार ने ये प्रोग्राम जो है 3 या 4 फीड स्टॉक के साथ लिया है, ताकि कहीं न कहीं भी इथेनॉल की प्रोडक्शन में कमी ना आए। हैविंग सेड दैट, देखिए जहां तक शुगर केन का सवाल है,
कि शुगर केन का जो इथेनॉल है वो डायरेक्टली हमारे फीड स्टॉक प्राइस या एफआरपी से डिफाइन होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि इसमें एफआरपी तो हमारी गारंटीड है। अनलाइक ग्रेन जहाँ पे सिस्टम अलग है, यहाँ पे एफआरपी इज डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट, हम कितना एफआरपी देना पड़ता है। तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो डायरेक्टली एफआरपी से लिंक्ड होता है, जो कि हर साल बढ़ता है। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं इनपुट कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो इथेनॉल के भी कॉस्ट को रिवाइज करना बहुत आवश्यक है। तो इस केस में तो शुगर केन में तो करना ही पड़ेगा, और शुगर केन के अंदर बैलेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि शुगर और इथेनॉल का बैलेंस रखना, एडिक्वेट बैलेंस हो, एडिक्वेट स्टॉक हो, बैलेंस बना रहे, मार्केट में स्टेबिलिटी रहे और मिल्स को उसकी वायबल इकोनॉमिक वैल्यू मिले, इस चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर साल, जैसे इस साल अगले साल डिपेंड करता है कि क्रॉप कितना होगा। अभी टू अर्ली टू से, बिकॉज अभी तो एल नीनो की बात चल रही है, लेकिन अभी हमें आगे देखना है 2 या 3 में कि मानसून कैसे प्रोग्रेस करता है, कितना इंटेंस होता है, क्योंकि प्लांटिंग तो शुगर केन की हो चुकी है। अब हमें देखना है कि ग्रैंड ग्रोथ पीरियड में क्या बारिश है, कितना है, तो उसके ऊपर से 2 या 3 महीने में हमें असेसमेंट हो जाएगा कि क्या क्रॉप सेम रहेगा या बढ़ेगा या कम होगा। बेस्ड ऑन दैट कितना हम डाइवर्ट कर पाएंगे, बट मोर और लेस इथेनॉल प्रोग्राम इज वेरी। एक चीज तो मुझे यहाँ पर क्लियरली समझ में आने लगी है कि सरकार की नीतियों के साथ साथ बहुत कुछ है जो इस इंडस्ट्री को नेविगेट करना पड़ेगा, चाहे वो मौसम है, स्ट्रक्चरल कैपेसिटीज हैं, डिमांड सप्लाई मिसमैच है, वेदर है, कंज्यूमर है, सोशल मीडिया है, सारे के सारे मीम्स हैं। तो काफी कुछ है जो इस इंडस्ट्री को एज ऑफ नाउ साथ लेके चलना पड़ेगा। लेकिन जैसे आप सबने कहा, काम जारी है, इन्वेस्टमेंट्स ऑन हैं और फायदे ज्यादा हैं, और जो साथ में बॉटलनेक्स हैं ऑफ कोर्स उसको यहाँ पर देखना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी का आज यहाँ पर समय निकालने के लिए। ऑफ कोर्स काफी सारे ऐसे प्रोग्राम्स करेंगे, अभी भी हमारे पास सवाल आ रहे हैं जो एक बार अगली बार फिर से लेने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे भी दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर।